हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सुज़ैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआ लर्निंग। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिया, आई एम सो थैंकफुल कि अब मैं आज का चैप्टर नंबर 2 कर रहा हूँ, विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सब क्वेश्चनर्स होंगे जिसमें आपको 11th के न CBSE या फिर अगले साल जो आ रहे हैं नीट, KVPY या ओलंपियाड्स में मदद मिलेगी। प्लीज़ मेरे ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलो हम पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, विच इज़ ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन नीट में, बहुत सारे ओलंपियाड्स में और CBSE में भी अब तो 50% यही कर दिया है MCQ वाइज। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ऑल यूकारियोटिक unicellular organisms belong to which category? पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड बैक्टीरिया। मैं पहले बता दूं, अगर आपको मेरी आंसर्स को अगर जानने से पहले खुद से सॉल्व करना है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। थैंक यू। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर यूकारियोटिक लिखा है, यूनिसेलुलर लिखा है और यहाँ पर मेरे सारे भी लिखा है। तो प्लीज इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए, इन चारों में से कोई एक तो है ही। If those who are correct, clapping to those who are correct, it is Protista. किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा एक कनेक्टिंग लिंक होती है किसमें, प्लांटे और एनिमेलिया के बीच में। क्यों? क्योंकि ये यूकारियोटिक होता है लेकिन यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया भी मोनेरा के अंदर आता है फिर क्लासिफिकेशन में। और वैसे नॉर्मल अगर हम न्यू क्लासिफिकेशन देखें तो ये एक अलग सा किंगडम है। और बैक्टीरिया होते हैं प्रोकारियोटिक, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। सेम विद मोनेरा, जिनमें यूकारियोटिक नहीं प्रोकारियोटिक होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। फंगी में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन वो मल्टी सेलुलर होते हैं। एक्सेप्शन है इसका यीस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल लिखा था। इसका एक्सेप्शन यीस्ट होता है जो यूकारियोटिक यूनिसेलुलर होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। The five kingdom classification was proposed by which one? मतलब कौन से साइंटिस्ट and by which year? कौन से साल में? R.H. Whittaker by 1969, Carolus Linnaeus by 1735, Haeckel by 1866 या फिर कोपलैंड 1956। अगर ऐसे तो मैंने इसमें अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, हो सकता है एग्जाम में हर जगह एक ही आ जाए, हेकल 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 आ जाए, लेकिन ईयर्स चेंज हो जाए। तो आपको ईयर्स की नाम ना अच्छी तरह से रिमेम्बरेंस होनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो ना अलग अलग नाम दे दे लेकिन सेम ईयर दे दे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा है। ओके, नाम भी याद करने जरूरी होते हैं और ईयर्स भी याद करने थोड़े जरूरी होते हैं, थोड़ा कम जरूरी होता है लेकिन ईयर्स, इतने ईयर्स पूछे जाते नहीं है। R.H. Whittaker, Carolus Linnaeus, हेकल या कोपलैंड। तो अब हम आते हैं इसके आंसर में। मैंने अब बोला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका आंसर होगा, answer to those who are correct, it is R.H. Whittaker by 1969। R.H. Whittaker ही थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया था। कैरोलस लिनियस हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही दी थी। हेकल और कोपलैंड के बारे में आपको मैंने एक अलग से चार्ट बना रखा है, आप प्लीज उसको देखिए। वो हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है और कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है अलग से। देखिए, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज पहले है लिनियस, हमारे लिनियस जो 1735 में उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करे थे, प्लांटे और एनिमेलिया के बीच में। फिर हेकल आए 1866 में, उन्होंने बीच में एक और किंगडम लेकर आए विच इज प्रोटिस्टा, तभी कहते हैं प्लांटे और एनिमेलिया का एक कनेक्टिंग लिंक है प्रोटिस्टा। ओके, फिर कोपलैंड आए, इन्होंने
1938 में प्रोटिस्टा के साथ, प्लांटे के साथ और एनिमल के साथ एक और नया किंगडम लिख रहा है, विच इज मुनेरा प्रोकार्योटिक्स. दिस इज द किंगडम ऑफ multicellular eukaryotic. This is eukaryotics unicellular. This is prokaryotic unicellular. और अब क्योंकि इतने टाइम बाद इस चीज का हुआ, तभी इसको इतना माना जाता है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वेट टेकर की क्लासिफिकेशन को इतना इसलिए माना जाता है क्योंकि फंगी को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही इजी था. फोटोसिंथेटिक ये नहीं होते हैं, ये इनको फोटोसिंथेसिस नहीं आती है फंगस को, लेकिन तब भी इनको हमेशा प्लांटे के साथ ही मिलाया गया था. ये पहली क्लासिफिकेशन थी जिसमें फंगी को भी एक अलग सा किंगडम मिला था, उसके साथ साथ अलग से डिस्टिंग्विश कर दिया गया था इनको. इसलिए आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन अभी तक हम पढ़ते हैं, इतना ज्यादा अच्छा है. इसलिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात थी कि फंगी को निकालना जरूरी था. फंगी प्लांट के साथ नहीं मिलता है, लेकिन तब भी उसको साथ साथ डाला गया था, इसलिए. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज, सलाइन एरियाज में जो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कहा जाता है? मिथानोजेंस, हैलोफाइल्स, हेलोफाइट्स या थर्मोएसिडोफाइल्स. यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं. सेलाइन उनको बहुत अच्छा लगता है, एक्सट्रीम जिसको मैं कहता हूँ एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं. और उसका आंसर है, क्लैपिंग टू दोस हु आर करेक्ट, हैलोफाइल्स. हैलोफाइल्स एक ऐसे आर्किया डोमेन के, इसे आर्किया डोमेन बाद में आया है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर आए हैं. ऐसे आर्की बैक्टीरिया के अंदर आए हैं, मुनेरेंस में है, ये सारे मुनेरेंस हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सकते हैं. हैलोफाइल्स होते हैं, हैलो मतलब सलाइन, फाइल्स मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरियाज जो सलाइन, एक्सट्रीम सलाइन एरियाज में बहुत ही अच्छी तरह से पाए जाते हैं. उनको अच्छा लगता है ना, उनको काफी अच्छा लगता है. हमें अच्छा लगती है ऑक्सीजन, हमें सांस लेने की जरूरत होती है, वैसे हैलोफाइल्स को अच्छा लगता है एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहना. अब हम लिखना चाहिए था एक्सट्रीम. मिथानोजेंस वो होते हैं जो मीथेन को छोड़ते रहते हैं. काओ के पास होते हैं, काओ जो डंग होती है उसमें मीथेन होता है, तो ये मिथानोजेंस वहां पाए जाते हैं. हेलोफाइट्स एक प्लांट और एल्गे का एक वो होता है, प्लांट के अंदर का है एक क्लास, जिसे अभी हमें कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. ये मैंने बस इसलिए डाला कि हेलोफाइट्स और हेलोफाइट्स थोड़ी राइमिंग से हैं, कंफ्यूज करने के लिए. थर्मोएसिडोफाइल्स. थर्मोएसिडोफाइल्स में थर्मो मीन्स एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर. एसिडो मतलब एसिड, जिनका पीएच लेवल बहुत नीचे चले जाता है. फाइल्स मतलब वही ऑर्गेनिजम्स. थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी वो सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका पीएच लेवल बहुत ही कम होता है, जैसे HCl का पीएच लेवल 1 के आसपास होता है, 1.1 होता है, वो उसमें भी आराम से रह लेंगे, उसी में रहते हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बाकी सब शायद मर जाए, लेकिन वो रह लेते हैं आराम से, वो इतने अच्छे होते हैं इसमें. तो इसका सिर्फ एक ही आंसर था, हैलोफाइल्स. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Naked cytoplasm, multinucleated and sporophytic are the characteristics of. ठीक है, मैं बता दूं, मैं naked cytoplasm, multinucleated and sporophytic are the characteristics of Monera, Protista, fungi या slime molds. Multinucleated, please mention this, multinucleated and sporophytic. Clapping to those who are correct. That is slime molds. ये है प्रोटिस्टा के अंडर में. प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नेकेड साइटोप्लाज्म है. मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि इनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इनका ट्रू न्यूक्लियस है, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म नेकेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और स्पोरोफाइटिक है.
ये सिर्फ स्लाइम मोल्ड्स के ही खूबी है। प्लीज अगर किसी ने आंसर नहीं कर पाए, प्लीज ट्राई टू रीड एंड रिमेम्बर दीज थिंग्स, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बुक के बीच में लिखी होती है, एनसीईआरटी के बीच में लिखी होती है, जो हमें समझ में नहीं आती। हम बस ऊपर से कोई गाइड से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी तो कोई पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, moving to the next question, question number 5. An association between roots of higher plants and fungi is called. Association between roots of higher plants and fungi is also called as lichen, fern, mycorrhiza या BGA. BGA का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्लू फॉर बी, ग्रीन फॉर जी, एल्गी फॉर ए, BGA। ओके, लेट्स सी द आंसर। मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे रूट्स और फंगी के बीच में है। Clapping to those who are correct. mycorrhiza. mycorrhiza, देखो मैं समझा देता हूँ। जहाँ पे भी फंगी यहाँ पर आए ना, जहाँ पर भी फंगी आए वहां पर माइको तो जरूर होगा। माइको का मतलब फंगस होता है, इसलिए जहाँ पर भी माइको आ जाए वहां पर फंगस का रोल तो है ही है। लाइकन में एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे और फंगस का रोल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गे और फंगस का रोल होकर बनता है लाइकन। फर्न तो अपने आप में ही प्लांट है। मैकोरजा प्लांट्स के, हायर प्लांट्स के और फंगी के रूट, हायर प्लांट्स के रूट्स में और फंगी में कहा होता है, बीच में पाया जाता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A dikaryon is formed when? डाइकार्यन, पहली बात तो समझने की जरूरत है डाइकार्यन होता क्या है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। When the meiosis is arrested, when two haploid cells do not fuse immediately, when the cytoplasm does not fuse, or none of the above। मैं इसका एक हिंट देता हूं जो शायद से आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। ये एक हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। ठीक है, हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। हो सकता है इसका आंसर नन ऑफ द अबव भी हो। ओके, so please check the answer whether you are correct or not. Clapping to those who are correct. When the two haploid cells do not fuse immediately, ये हैप्लॉइड का फॉर्म होता है और ये n+n की शेप में आता है। ये फंगस के साथ होता है। प्लाज्मोगामी, कारियोगामी, मियोसिस, ये सब साथ साथ होते हैं। बीच का फेज होता है, हैप्लॉइड फेज होता है डाइकार्यन, जो हेट्रोकार्यन कहते हैं। इसका मैंने फोटो आगे भी लगाया है समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट्स सी द 7th क्वेश्चन। Contagium vivium fluidum. Contagium vivum fluidum was proposed by which of the scientists? TJ Ivanovsky, MW Bijernik, जो भी बेसिक नाम है प्लीज आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं आती इसे प्रोनाउंसिएशन सही से। WM स्टैनली या रॉबर्ट हुक। मैं पहले बता दूं कि ये है एनसीईआरटी के एक लाइन में दिया हुआ है। मैंने सारे एनसीईआरटी से ही लिए हैं, प्लीज एनसीईआरटी सही से पढ़ने को नहीं आ रहा। Clapping to those who are correct. It's MW Bijernik. MW Bijernik ही थे जिन्होंने बोला था Contagium vivum fluidum, मतलब contagious living vivum, वायरस नहीं है ये लिविंग है। फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, ऐसा कंटाजियस लिविंग फ्लूइड जो ना किसी कंटाजियस होता है, हमें कोविड से पता चले गया, किसी के हाथ से किसी सरफेस से हमें लग सकता है हमें, ठीक है। कंटाजियस है मतलब हाथ छूने से भी लग जाएगा, ठीक है। विवियम लिविंग फ्लूइड, बिजेंडेक ने बताया था।
ओके, रॉबर्ट हुक वो थे जिन्होंने, इनका तो रोल ही नहीं है इसमें, इन सबका तो रोल भी है कुछ ना कुछ, लेकिन इनका तो रोल ही नहीं है। इनका रोल है स्टार्टिंग बहुत प्रिमिटिव में, उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क सेल उन्होंने निकाले थे। ये रॉबर्ट हुक है, हुक, मैं कुक बोलता हूँ, हुक है ये। ओके, moving to the eighth question. Mycobionts and phycobionts are found in, मैं पहले बता दूं मैंने यहाँ पर माइको लिखा है, प्लीज अगर मेरे इसी वीडियो में मैंने समझाया माइको का मतलब क्या होता है, एंड फाइको का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा अब। मैकोरिजा, फ्रूट, लाइकेंस या वापस से बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गे। माइको, फाइको याद रखना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, तो इसका आंसर है कैपिटल दोस्त हुआ करेक्ट, लाइकन्स। लाइकन्स अब मैं समझाता हूँ कैसे। माइकोरिजा, माइको तो है इसमें, फंगस तो है, लेकिन फाइको मतलब क्या होता है? फाइको का मतलब होता है ये, बताता हूँ। फाइकोबायोंट, फाइको ये है, एल्गे होता है फाइको का मतलब। अगर आपने पढ़ रखा था तो पता चल गया होगा कि फाइको मतलब एल्गे और माइको मतलब फंगस। फंगस और एल्गे के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम ही है लाइकेन। रूट नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बीजीए अकेले के साथ नहीं है, इसके साथ फंगस होता प्लस में तो प्रॉब्लम हो, तो फिर हो सकता है इसका आंसर हो, लेकिन ये भी आंसर नहीं होता क्योंकि हमने इसे कॉमन नेम इसके ऑप्शन में गिवन है। ओके, मैकोरिजा रूट इसके और फंगस के अपना को साथ मिलकर बनता है नाम, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड इज, मैंने बोला है वायरस एंड वायरॉइड। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, मतलब प्रोटीन कोड, मतलब हम कहते हैं कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर एब्सेंट होता है, कैप्सिड जो होता है वो एब्सेंट होता है वायरॉइड में, लेकिन वायरस में प्रेजेंट होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड, both A and B and none of the above। मैंने इसके साथ एक स्टेटमेंट भी गिवन है, इसके साथ भी एक स्टेटमेंट गिवन है, हो सकता है ये दोनों में ना गिवन हो सकता है इन दोनों में कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जिसमें नन ऑफ द अबव आ जाए, हो सकता है ये दोनों ही स्टेटमेंट के एनसीईआरटी में गिवन है, तो हो सकता है ए बोथ ए एंड बी हो जाए। तो देखते हैं इस आंसर क्या होता है। Answer to those, capital those who are correct. Absence of protein code in viroid but present in virus. Yes, capsid होता है वायरस के अंदर में, तभी तो वो एंटर कर पाता है, लेकिन वायरॉइड के अंदर प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट कर पाता, नहीं होता है। पता है क्यों? वायरॉइड का तो पता नहीं, लेकिन वायरस में इसलिए होता है क्योंकि जिससे वो हमारे अंदर जैसे जा सकते हैं। हमने कितनी बार सुना है कोविड-19 में इसके अंदर पुनः प्रोटीन कोट लगी हुई है, प्रोटीन कोट लगी हुई है, ये धोखा देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे अंदर चल जाता है, आसानी से चले जाता है हमारे सेल्स में। इसी वजह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोचती है अरे ये तो प्रोटीन नहीं है, अपना ये चीजें खाने की चीजें इसे अंदर ले लेते हैं, और इस चक्कर में वो धोखा खा लेते हैं, इसलिए वायरस में प्रॉब्लम आती है। वायरॉइड में होता ही नहीं है, इसलिए वायरॉइड हमारे उसमें है ही नहीं वायरॉइड्स। ये सब वायरॉइड है पोटैटो स्पिंडल डिजीज में, अगर ध्यान से अगर पढ़ो पोटैटो स्पिंडल डिजीज तो वो उसके अंदर वायरॉइड पाया जाता है। तो ये तो है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी गिवन है एनसीईआरटी में जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है वायरॉइड में, लेकिन वायरस में से थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पर उल्टा कर दिया है, यहाँ पर उसने चाहिए था लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरॉइड एंड प्रेजेंट इन वायरस।
मॉलिक्यूलर वेट तो होता ही है वायरस में, लेकिन लॉ मॉलिक्यूलर वेट वायरॉइड में होता है, छोटे होते हैं, उससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं। इसलिए अब ये सेंटेंस गलत हो गया बस। अगर वायरस की जगह वायरॉइड आ जाता और वायरॉइड की जगह वायरस आ जाता, लेकिन यहाँ प्रेजेंट आ जाता तो सही जाता पूरा। तो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, फंगस में हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम होती ही होती है, तो प्लीज इसे थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ें। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कार्योगामी, प्लाज्मोगामी, मियोसिस। मियोसिस, प्लाज्मोगामी, कार्योगामी। प्लाज्मोगामी, कार्योगामी, मियोसिस, मियोसिस, कार्योगामी एंड प्लाज्मोगामी। इसका आंसर निकालने का एक बेस्ट तरीका है क्या? मैंने इसका थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप प्लीज अगर आपने ध्यान से सुने ही मेरी बात तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द आंसर क्या होगा। प्लाज्मा फंगल सेक्सुअल साइकिल बोला जा रहा है, यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर प्लाज्मोगामी, कार्योगामी, मेयोसिस तो होगा ही, लेकिन पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा, वो देखना है। आंसर दो, टाइपिंग दो होगा करेक्ट। प्लाज्मोगामी, कार्डियोगामी एंड मियोसिस, ये वाला ऑप्शन। प्लाज्मोगामी होती है पहले, फिर कार्डियोगामी होती है, फिर मियोसिस होती है। अब अगर किसी को पता नहीं क्या होता है तो हम देखते हैं ये क्या है। 3 steps of sexual cycle in fungus. Plasmogamy, fusion of protoplasm of 2 motile or non-motile gametes. ठीक है, इन दोनों के न प्रोटोप्लाज्म के मिल जाते हैं, प्लाज्मोगामी। कार्योगामी में जब न्यूक्लियस मिल जाता है। मियोसिस तो आपको सबको पता है, रिजल्टिंग इन हाइब्रिड स्पोर्स। ये पूरा साइकिल है। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पर ब्लू से। ये है कार्योगामी, यहाँ पर है मियोसिस, ये है प्लाज्मोगामी एंड दिस इज हेटेरोकार्योटिक। ये दिख रहा है, मैंने हट कर दिया। ये है डाइकार्योन की स्टेज। इतनी जगह मुझे मिली नहीं, इसलिए टेढ़ा होकर गंदी राइटिंग हुई। ये है डाइकार्योन की स्टेज। कार्योगामी बाद में होती, सबसे पहले होती है प्लाज्मोगामी, बीच में अगर डाइकार्योन हो डाइकार्योन, फिर आती है हमारे पास कार्योगामी, फिर होता है जाइगोट बनता है, फिर मियोसिस होती है, फिर स्पोर्स आते हैं, फिर हाइफे और स्पोर्स में अंतर होता रहता है, फिर ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, और फिर प्लाज्मोगामी में आ जाता है। देखो ध्यान से देखो, ये डाइप्लॉइड स्टेज है, ये हैप्लॉइड स्टेज है। अभी मैंने उसमें बोला हाँ आपने इस वाले क्वेश्चन में कि डाइकार्योन एक हैप्लॉइड स्टेज में पाया जाता है। देखा, डाइकार्योन एक हैप्लॉइड स्टेज में है। ओके, हम देख लिया प्लाज्मोगामी, कार्डियोगामी, मियोसिस, डाइकार्योन की स्टेज भी देख ली। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हमने 10th क्वेश्चन पास कर लिया है, तो अब हम जरा इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। देखते हैं कि अब आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। Viruses are non-cellular but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do viruses belong to? यहाँ पर मैंने बताया है कि वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये हम सबको पता ही है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं जब वो होस्ट सेल में आते हैं। होस्ट सेल में आने के बाद रेप्लिकेट करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन से किंगडम में पाए जाते हैं? किंगडम में पाए जाते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया या नन ऑफ द अबव। यहाँ हमें ऑब्वियसली आर.एच. विट्टिकर की बात कर रहे हैं कि चैप्टर ही आर.एच. विट्टिकर पर ही बेस्ड है, इसीलिए मैं पहले समझा दूं, कभी किसी और में होगा तो फिर उसमें आप कर दो कॉन्ट्रडिक्ट। तो पहले बता दूं कि ये चैप्टर ही इसमें आर.एच. विट्टिकर में है,
हम आर.एच. व्हिटेकर का ही ले रहे हैं यहाँ पर, लिखने की आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्लैपिंग टू दोज हु आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। व्हिटेकर ने, आर.एच. व्हिटेकर ने इनको लिविंग किंगडम्स के अंदर डाला ही नहीं है। ना मोनेरा के अंदर है, ना प्रोटिस्टा के अंदर है, ना फंगी के अंदर है, ना प्लांट के अंदर है, ना ही कि एनिमिलिया के अंदर है। ये किसी के अंदर नहीं है। ये एक अलग से उन्होंने बनाया था। उन्होंने बोला कि ये तो भैया बाहर कभी करते ही नहीं है, बाहर ये बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि नॉन लिविंग सेल्स है, लेकिन जैसे ही किसी के होस्ट सेल के अंदर आ जाए ये एकदम से अपने काया पलट देते हैं। ये एकदम से दिखा देते हैं कि ये लिविंग है। उससे पहले नहीं दिखाते हैं, उससे पहले ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, उससे पहले इनकी ग्रोथ नहीं होती। ये तभी करते हैं जब ये अंदर होते हैं, इसलिए बॉर्डर लाइन के लिए जाते हैं। ये बॉर्डर लाइन के लिए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसीलिए वायरसेस को उन्होंने किसी भी किंगडम में नहीं डाला कि आप किसी भी किंगडम के लायक नहीं हो, आप बॉर्डर में रहो, तो हमारे लिए अच्छा है। Members of phycomycetes are found in members of phycomycetes फाइको। अब मैं बता दूं, फाइको को यहाँ पर एल्गे से कंपेयर मत कर लेना। यहाँ पर माइसाइड्स ये एक क्लास का नाम है, प्लीज। लेट्स सी दिस है फाउंड इन एक्वेट, ऐसे क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है अभी भी। एक्वेटिक हैबिटेट्स, ऑन डिकेइंग बोर्ड, ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। यहाँ पर पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट से पाए जाते हैं, ऑन डिकेइंग बोर्ड से पाए जाते हैं, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस से पाए जाते हैं। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, चूज द फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। हो सकता है 1 और 4 ही करेक्ट हो। ऑन डिकेइंग बोर्ड में नहीं रहते हैं फैक्टोमाइसाइट्स, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में नहीं रहते हैं। हो सकता है 2 और 3 ही हो आंसर, फर्स्ट और सेकंड फोर्थ हो ही ना। हो सकता है इनमें से कोई भी आंसर सही ना हो सकता है सारे ही सही हो। तो प्लीज चेक द आंसर। Clapping to those who are correct. It is all of the above. हाँ, फाइकोमाइसाइट्स एक फंगस की क्लास है, पहली क्लास है जहां पर एक्वेटिक हैबिटेट्स में भी रहते हैं, डिकिंग वुड में भी रहते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स में भी होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल है म्यूकर, MUCOR। ओके, ये कैरेक्टर 16 याद करने की जरूरत है इसे। और इनमें से कोई एक गलत हो तो फिर आप ऑल ऑफ द अबव नहीं सकते ना। एंड एस्कोमाइसाइट्स फंगस इज, समझा दिया पहले से ही, फंगस की क्लास है एस्कोमाइसाइट्स। लेकिन ये होती क्या है, मैंने अब इसे इवन बड़ा भी कर रखा है एस्कोमाइसाइट्स को समझाने के लिए कि होती क्या है। एगारिकस, यीस्ट, फाइटोफोरा या ऑल्टेरिया, ये किस में अंदर होता है। एस्कोमाइसाइट्स का एग्जाम्पल क्या है, एगारिकस है, यीस्ट है, फाइटोफोरा है या अल्टरनेरिया है। यहाँ पर मैंने ना 2-3 ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए डाल रखे हैं, तो प्लीज चेक योर आंसर। इट इज यीस्ट। यीस्ट होता है एस्कोमाइसाइट्स में, ये होता है एस्कोमाइसाइट्स में, ये ए है। ओके, एगारिकस होता है फाइकोमाइसाइट्स में, दिस इज पी। ऑल्टरनेरिया है किसमें, ड्यूटेरोमाइसाइट्स में, आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग। वैसे अब ये आ चुका है एस्कोमाइसाइट्स के अंदर, जहां मुझे दिया हमें नहीं, लेकिन फाइटोथोरा इज एन एल्गी। इज एन एल्गी, ओके, ये कोई फंगस नहीं है, दिस एल्गी, रेड एल्गी के अंदर होता है, प्लांट के अंदर मान लो। Sexual reproduction is absent in, sexual reproduction is absent in deuteromycetes, phycomycetes, ascomycetes and basidiomycetes। कौन सी क्लास में, सारे फंगस की क्लासेस हैं, ये चारों ही हैं।
और इन चारों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है? लेट्स सी। तो इसका आंसर है ड्यूटेरोमाइसाइट्स। ड्यूटेरोमाइसाइट्स का मतलब होता है द इम्परफेक्टाई फंगी, क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चलता ही नहीं है। इसलिए पहले कितना आपने बताया था ऑल्टरनेरिया, उसका पहले पता ही नहीं था कि उसका क्या कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जब पता चल जाता है तो ये अलग अलग में चले जाते हैं, अलग अलग क्लासेस में चले जाते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसाइट्स, बेसिडियोमाइसाइट्स, इनमें चले जाते हैं। ओके, बेसिकली इन दोनों में ही जाते हैं, बहुत कम में जाते हैं फाइकोमाइसाइट्स में, इसीलिए। ठीक है, now please come to the next question. Prokaryotes lack which structure? Prokaryotes lack which structure? Nuclear envelope, cell wall, ribosome या cell membrane? Prokaryotes बात हो रहा है, ठीक है। Please see the answer. Clapping to those who are correct. It is nuclear envelope. और नोन, मैंने बताया कितनी बार बता चुका हूँ, मैं कितनी बार बता चुका हूँ इस वीडियो में ही, 3-4 बार बता चुका हूँ दैट न्यूक्लियर एनवेलप होता है एब्सेंट प्रोकार्योट्स में। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियर एनवेलप पाया ही नहीं जाता है। अंदर का न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियर का अंदर पार्ट होता है, पूरा ऐसे तैरता रहता है, आराम से तैरता रहता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता जो उसे बाइंड कर रखे अंदर की चीजों को। सेल वॉल होती है प्रोकार्योट्स में, राइबोसोम्स भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। इस वजह से इनको अलग से डोमेन दे दिया गया, अलग से ही डोमेन्स दे दिए गए दो, और आर्यभट्ट में अलग से किंगडम दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूकार्योट्स? यूकार्योट्स नहीं है, मतलब प्रोकार्योट्स है। यूकार्योट्स नहीं तो प्रोकार्योट्स होंगे, कौन से हों? ट्रिपैनोसोमा, yeast. Which of the following are not eukaryotes? It is Trypanosoma, yeast, Eudorina या Anabaena. यूकार्योट्स मतलब प्रोकार्योट्स होंगे वो। प्रोकार्योट्स इनमें से कौन से हैं? यूकार्योट्स तो नहीं है। The answer is Anabaena. Anabaena. Anabaena है एक मुनेरन, एक मुनेरन है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। आई थिंक ये रहा, हाँ, ये नॉट ऑफ दे रखा है, लेकिन इसका आंसर भी दे रखा है यहाँ पर, आप प्लीज देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें दे रखा है एनाबेना। और यूडोरिना, यीस्ट, ट्रिपैनोसोमा, ये सब जो है प्रोकार्योट्स हैं, ये यूकार्योट्स तो है ही नहीं, मुनेरेंस नहीं है ये। इनमें से एक है फंगस का, एक है प्रोटेस्ट है, कॉल भी प्रोटेस्ट है, ये है ही नहीं, इनमें कोई मुनारन नहीं है आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ एनाबेना है। 17th क्वेश्चन, which of the following statement is about viruses is correct? प्लीज इसका इस चीज का ध्यान रखिए कि कौन सा क्वेश्चन में करेक्ट लिखा हुआ है, कौन से क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा हुआ है। कभी ये हो कि आपने करेक्ट को इनकरेक्ट समझ लिया, करेक्ट समझ लिया, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा खासा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी हाथ से चला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इस वाले में, तो वाइजली चूज। ओके, ओ इसमें गलती से ये हो गया, चलो कोई नहीं, अब तो हो गया है। Viruses contain either DNA or RNA. Viruses possess their own metabolic system. Viruses are facultative parasites. Viruses are readily killed by antibiotics. So इसका आंसर है viruses contains either DNA और RNA. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। वायरसेस के पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, उनके पास दोनों नहीं हो सकते। ऑब्वियसली वो दोनों ही हो सकते, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ओके, और इनका अपना मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, इनका अपना मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है। ये फैकुलेटिव पैरासाइट्स नहीं होते हैं, ये पूरे होते हैं, हमारी जान के दुश्मन बैठे रहते हैं। फैकुलेटिव तो बिल्कुल नहीं होते हैं। रेडिली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, अगर ऐसा ही होता तो कोरोना तक फैलता ही क्यों भाई, लॉकडाउन लगता ही क्यों?
अगर ऐसा होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसका सिर्फ आंसर यही है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, which is a unicellular organism often considered a connecting link between plants and animals is। मैं बता दूं यहाँ पे पहले से ही ये यूनिसेलुलर है, कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है। ऐसे करो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन में कम से कम 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ओके, जल्दी जल्दी करो, इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी रटना, जल्दी जल्दी याद करना चाहिए। रटना तो सब ना सोल्यूशन नहीं है, याद करना चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए, इस वजह से हमारा हो सके। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। पैरामेशियम, एंटामीबा, मोनोसाइट्स या यूग्लेना। एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ओके, अगर आप सोच रहे हैं प्रोटेस्टा, तो मैं उससे भी ज़्यादा तेज हूँ, मैंने प्रोटेस्टा ही दे दिए। अब क्या करोगे, उसमें कौन सा निकालोगे? इसलिए अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? प्रोटेस्टा आ गया था, प्रोटेस्टा में तो बहुत ही ईजी है, प्रोटेस्टा बीच में ही आता है। पहले प्रोटेस्टा ही आया था, हेगल ने प्रोटेस्टा ही दिया था, तो वो तो बहुत ही इजी है। लेकिन अब अगर प्रोटेस्टा की एग्जांपल दे दी जाए तो फिर क्या करोगे? तो अब इसका आंसर होगा to those who are correct, seriously clapping to those who are correct, यूग्लेना। यूग्लेना ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पाया गया है जो, जिसे बताया गया है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ये हमारा एनसीईआरटी में भी गिवन है, यहाँ पर यूग्लेनॉइड्स में भी गिवन है, इसमें यूग्लेनॉइड्स में गिवन है यूग्लेना में। ओके, ये कनेक्टिंग लिंक होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों, क्योंकि उनको पूरा ऑप्शंस पढ़ने पड़ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन से समझ में आ जाता है, उसको आंसर दो, और फिर ऑप्शन में आपको एक चीज निकाल कर लो। लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी देर लगती ही है, क्योंकि यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने पड़ जाते हैं। Cell wall is absent in Animalia. Cell wall is absent in Animalia. Protists have photosynthetic and heterotrophic modes of nutrition. Some fungi are edible and nuclear membrane is present in Monera. मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर wrong statement देखना है। Pick the wrong statement. Don't pick the correct statement. इसका डिफरेंस है, करेक्ट स्टेटमेंट का और रॉन्ग स्टेटमेंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान से देखना इसका। ठीक है, बच्चे इसे करेक्ट स्टेटमेंट आपसे गलत आंसर देते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। यस, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, सेल मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोटेस्टा दोनों ही फोटोसिंथेसिस और हाइड्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ये उसका एक ड्रॉबैक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। और फंगी एडिबल होता है, इसका बहुत ही फेमस है एग्जांपल मशरूम और यीस्ट। और पर हाँ, यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं पाया जाता, तभी तो हम मोनेरा बोलते हैं। जब हमसे प्रोकार्योट्स बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा तो फिर वो एक ट्रू न्यूक्लियस बन जाएगा। ट्रू न्यूक्लियस बन गया तो फिर मोनेरा में क्यों डालेंगे हम, तो उसमें ना डालेंगे हम। ओके, टी.ओ. डायनर डिस्कवर्ड व्हाट। क्या डिस्कवर किया उन्होंने? कुछ तो डिस्कवर किया हुआ था, अच्छा नाम है, एनसीईआरटी भी गिवन है। क्या है? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस abnormally folded protein, बैक्टीरियोफेज। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं थोड़े ट्रिकी, क्योंकि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अब बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में आरएनए होता है या डीएनए होता है, इस ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है या आरएनए होता है, क्या ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियोफेज है या नहीं, समझ में नहीं आता बच्चों को। इसलिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तभी कहते हैं कॉन्सेप्ट की कमी हमेशा प्रॉब्लम दे आती है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, इसका आंसर काफी अच्छे से आ जाएगा। छोटी सी छोटी बात भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बना देती है, नीट में आए। ओके,
आंसर टू दोज हु आर करेक्ट, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। अब ये टीओडाइनर ने वायरॉइड्स को कहा और इन्होंने फ्री इन्फेक्शियस आरएनए को प्रेजेंट किया था कि वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए होता है। अगर आप थोड़ा दिमाग भी लगाओ तो इसमें वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होता है, लेकिन वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए होता है। ओके, अब मैंने इसमें एक और डाला है जानबूझ के, इन्फेक्शियस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन दिस इज पायरॉन। पायरॉन है, हाँ, मैंने जानबूझ के डाला इससे आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या ये पायरॉन है या ये वायरॉइड है या ये वायरस है या बैक्टीरियोफेज है। नाम लिखता तो थोड़ा जल्दी समझ में आता था बच्चों को, इसलिए थोड़ा जानबूझ के मैंने इसे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ट्रिकी बना दिया। ऐसे ही ट्रिकी बन जाता है क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Microorganisms are called methanogens, are most abundant in a cattle yard, polluted stream, hot spring या फिर सल्फर रॉक। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो बहुत ही इजी है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही बताया था इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कैटल यार्ड बहुत ही इजी था। ऑब्वियसली कैटल ना वो काउ डंग जो होती है वो मिथेन की गैस छोड़ती है जिसमें मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस का काम ही है मिथेन प्रोड्यूस करना, मिथेन के पास रहते हैं, बहुत मजा आता है मिथेन के पास रहना। ठीक है, इसलिए कैटल यार्ड में सबसे ज्यादा पाए जाएंगी मिथेनोजेंस। पोल्यूटेड स्ट्रीम में नहीं पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में तो हम फाइल्स पाए जाएंगे, वहां पर क्यों पाए जाएंगे, हैलोफाइल्स पाए जाएंगे सल्फर रॉक्स के पास, यहाँ पर ये पाए जाएंगे। ओके, याद समझे, कोशिश कर, अगर नहीं आ रहा तो आगे तो अच्छी बात है, नीट के लिए तैयारी है। The cell wall of fungi is made up of what? पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या फिर काइटिन। ध्यान से देना है इसका आंसर क्योंकि ये फंगस है। ठीक है, आंसर टू दोस हु आर करेक्ट, काइटिन। सेलुलोज तो प्लांट्स में होता है, काइटिन ही होता है जो फंगस में होता है, तभी तो अलग बनाता है। काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स। मैंने पॉलीसैकेराइड इसलिए नहीं लिखा है, कभी अगर लंबा होता था तो आप बच्चे पकड़ लेते हो, इसलिए वजह से मैंने काइटिन लिखा, पॉलीसैकेराइड्स नहीं लिखा। पॉलीसैकेराइड्स के साथ काइटिन होता है जिसका मिलकर बनता है सेल वॉल ऑफ फंगस, और एनिमल्स में तो होता ही नहीं है सेल वॉल। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ भी रॉन्ग है प्लीज। Walls of diatoms are easily destructible. Diatomaceous earth is formed by cell walls of diatoms. Diatoms are chief producers of oceans. Diatoms are macroscopic and float passively in water. क्या है इसका आंसर? Let's see. Walls of diatoms are easily destructible. Yes, वो easily destructible नहीं होते हैं, तभी तो वो diatomaceous earth बनाते हैं। Right? This is the correct statement. Yeah, cell walls of diatoms की वजह से diatomaceous earth बनता है, उनके क्लियर बन जाती है पूरी। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशंस के, बिल्कुल सही बात है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। ओके, पता है, पक्का है कि हमें फर्स्ट चीज पता है, इसे एनसीईआरटी में केवल है, लेकिन इनके सेल वॉल्स इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होते हैं। ये सालों साल नीचे लेयर्स में लेयर्स बनाते रहते हैं सेल वॉल्स, जिस वजह से डायटोमेशियस अर्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is true for आर्कीबैक्टीरिया? 2-3 क्वेश्चन इसके मैंने दे चुका हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो अब इसका आंसर आना चाहिए। All are halophiles. All are photosynthetics. All are now fossils. And they are oldest living beings still now. क्या होगा इसका आंसर बताइए? आंसर देखते हैं। Those who are correct, they are oldest living beings। को अभी भी oldest, सबसे पहले आए थे, ancient सबसे oldest माना जाता है इनको। ठीक है, फॉसिल्स अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन हाँ अभी तक जिंदा है। फोटोसिंथेसिस उनको नहीं आते क्योंकि ये मोनेरेंस है,
और हैलोफाइल्स इनके एक छोटी सी क्लास है, ठीक है। इनमें थर्मोसिडोफाइल्स, मेथानोजेंस ये भी पाए जाते हैं। शेल ऑफ डायटम इज मेड अप ऑफ, शेल मतलब सेल वॉल, किससे पाया जाता है? CaCO3, यहाँ पर गड़बड़ होगी CO में, लेकिन ये CO बड़ा है, ठीक है। तो CaCO3, सिलिका, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट, MgCO3 या जो भी से होगा, और कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, देखते हैं MgCO3 होगा, तो इसे हम देखते हैं इस आंसर क्या हुआ। आंसर टू दोस now scrapping those who are correct, सिलिका, यस सिलिका ही होगा इसका आंसर, सिलिका ही होती है हार्ड, ना एनिमल नहीं है ये, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ये सिलिका है। ओके, ये वो नहीं है कैल्शियम, कैल्शियम का सॉल्ट नहीं है, ये एनिमल है जो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्टिकल है, लेकिन डायटम्स है जिसमें सिलिका है, वो उससे भी हार्डेस्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव टू 26th क्वेश्चन, बस 4 और। कोमा कॉमा कोमा क्या था मैं, comma shaped bacteria is also known as coccus, spirelia, bacilli या bacilli, जिसे हम bacilli भी बोलते हैं, और vibrio। ओके, लेट्स सी क्या कहते हैं। कॉमा शेप्ड बोला है मैंने, यहाँ पर कॉमा शेप, प्लीज सी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कैपिटल दोस्त हुआ करेक्ट, दैट इज विब्रियो, इसका होता है विब्रियम ना प्लूरल, विब्रियो होता है वो प्लूरल, विब्रियम होता है सिंगुलर। देखिए कोकाई, कॉकस, गोल 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 गोल, छोटे 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 गोला टाइप्स, बॉल टाइप्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखो रॉड टाइप्स होते हैं, बैसिलाई, ठीक है, बैसिलस, स्पाइरेला, स्पाइरल्स, स्पाइरलम, ये फ्लैजिला होता है, देखो फ्लैजिलम है ना, फ्लैजिला फ्लैजिलम, स्पाइरेला स्पाइरेलम, बैसिला बैसिलस, कोकाई कॉकस, विब्रियो विब्रियम, ऐसे करके याद रखना, यूएम तो हर जगह लग जाता है हमेशा, ठीक है। देखो स्पोर लगा हुआ है ना, अब विब्रियो होते कॉमा शेप, देखो कॉमा 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 लगा हुआ है, ऐसा अगर कॉमा है, लेकिन ये एक्चुअली है बैक्टीरिया। अरे वाह, कॉमा लगा था वो बैक्टीरिया लगाते हैं। बहुत ही गंदा। Let's see 27th question. Sleeping sickness is caused by, अब नीट में जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी ही पूरा आए, यस एनसीईआरटी मेजरली कवर होता है, बहुत ध्यान से एनसीईआरटी की टॉपिक्स ही लिए जाते हैं, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर बाकी गाइड से भी लिए जाते हैं, जो सिलेबस के अंदर ही होते हैं लेकिन बाकी गाइड से भी होता है, मेजरली एनसीईआरटी से ही होता है। तो ये बाहर का है, अंदर का भी शायद से होगा, हाँ अंदर का भी है, अंदर एनसीईआरटी का ट्रिपैनोसोमा, कुलिक्स फ्लाई, प्लाज्मोडियम या टिपैनम। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। कुलिक्स फ्लाई तो एक वो है, मच्छर का नाम है। प्लाज्मोडियम हम सबको पता है, मलेरियन पैरासाइट या फिर प्रोटोजोन में होता है, ये सारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसे पी में, पी बड़ा है छोटा है, ठीक है, ध्यान रखना। वेल मैं बता दूं कि वो जो है ट्रिपैनोसोमा that is a protozoan, ओके, ये प्रोटोजोआ हम कहते हैं प्रोटेस्ट होते हैं। सेल वॉल ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ यूग्लेनॉइड्स, डायटम्स नहीं यूग्लेनॉइड्स, ध्यान रखना, ठीक है। सिलिका, काइटिन, पेलिकल, सेलुलोज। आपको इन दोनों का आंसर तो पता ही है क्या है, अगर आपने मेरे देखी है तो इन दोनों में से बचा, और इन दोनों से मैंने एक बता रखा है, इसका आंसर तो और भी इजी हो गया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज पेलिकल, बहुत ही इजी था। सिलिका डायटम्स का है, काइटिन फंगस का है, सेलुलोज प्लांट्स का है, पेलिकल पेलिकल है जो यूग्लेनॉइड्स के सेल वॉल से बनता है, ठीक है। पेलिकल पेलिकल बोलते हैं हमसे। प्रोटीन रिच लेयर नाम कहते हैं। Which is not a bacterial disease,
विच इज नॉट, नॉट मतलब नहीं है, नहीं है नहीं, नहीं है, बाकी सब है, ये नहीं है भाई। विच इज टाइफाइड, कॉलेरा, सिट्रस कैंकर या फिर क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज। क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज, टाइफाइड, कॉलेरा, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, देखते हैं साथ क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज, ये सब के सब बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज इनके बारे में पढ़ें कि और नए बैक्टीरिया के नाम भी है जो दे रखे होंगे, ठीक है। टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफाई, टाइफाइड देता है, वैसे इन सबके भी हैं। लेकिन क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज बैक्टीरिया से नहीं होता है। अगर इसका क्वेश्चन एक और फेमस होता है, विच ऑफ दीज इज अ पायरॉन डिजीज। पायरॉन डिजीज मतलब abnormally folded protein infectious, इट इज क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज का एक abnormal वर्जन, abnormal variant, analogous variant. Okay, moving to the next question, last question, which one belongs to Monera? Which one belongs to Monera? कैलिडियम, अमीबा, स्पायरोगारा या है इशीरिया, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपको वहां पर एक्सपर्ट्स के बनाए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपसे ये तो आप एक्सपेक्ट मत ही करना कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे आप ना सिर खुजा लो, सिर पकड़ लो, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू इजी होता है, हमें याद रखना, ठीक है। आप देखते हैं आंसर क्या है। इट इज इशीरिया इकोलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है। इकोलाई हम ई कहते हैं ना, ई, वो इशीरिया का ई होता है, इकोलाई का ई इशीरिया है। स्पैरोगारा सबको पता है, अमीबा पता ही है, और गैलीडियम जो है वो भी अमीबा का ही एक अंदर प्रोटिस्ट है। ओके, गैलीडियम एक नहीं, नो नो नो, गैलीडियम इज नॉट अ प्रोटिस्ट, इट इज अ प्लांट, इट इज एन एल्गे, रेड एल्गे के अंदर होता है गैलीडियम। अब देखते हैं हमारे कुछ बोनस क्वेश्चंस जो मैं हमेशा देता हूँ, कुछ बोनस क्वेश्चन थोड़ा साथ में रखने के लिए। ओके, बोनस क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट रेड टाइड्स, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी। रेड टाइड्स in warmer coastal water areas develop due to large abundance of red tides in warmer coastal water areas। पानी के ऊपर रेड टाइड्स आती हैं। अगर हम कोई देखें, कोई समुद्र के पास हम नाव से लेटे पे हम देखें, अरे समुद्र लाल लाल हो गया, तो किसकी वजह से होता है? खून की वजह से नहीं। डायटम्स या डेस्मेट्स, यूग्लेनॉइड्स, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स। खून की वजह से तो नहीं होता, खून की वजह से हो सकता है, लेकिन खून तो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा। आंसर टू दोज वो करेक्ट, ट्रिकी था, डायनोफ्लैजेलेट्स। डायटम्स एंड डेस्मेट्स नहीं होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स ही होते हैं जो रेड टाइड्स को करते हैं। वो मरीन एनिमल्स को भी किल कर देते हैं इस चक्कर में। तो ऊपर भैया पूरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो रेड टाइड्स सारे लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं, तो कैसे होगा, राइट? डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। बोनस क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती डायनोफ्लैजेलेट्स से, उनको वो प्रॉब्लम होती है तो मरीन एनिमल्स से। Lichens indicate SO2 pollution because they sulfur dioxide, because they are sensitive to sulfur dioxide, because they show association between algae and fungi, because they flourish in SO2 rich environment, because they faster than others, grow faster than others। तो इसका आंसर क्या है कि वो इंडिकेट कर देते हैं जहाँ पे कोई सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, वो क्यों इंडिकेट कर देते हैं, क्यों करते हैं? आंसर है बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू SO2। नॉट ओनली SO2, ये पोल्यूटेड एरियाज में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक बहुत ही अच्छा नाम दिया गया हुआ है, दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। जहां पर कोई पोल्यूशन नहीं होगा ये वहां पर बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर कोई पोल्यूशन होगा ये वहां पर ग्रो ही नहीं करेंगे लाइकेंस,
इनको पसंद नहीं है पोल्यूशन, इनको बहुत पसंद है ना, बिल्कुल फ्री, बहुत ही ज्यादा क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट, बिल्कुल पसंद नहीं है गंदा गंदा चीजें, पोल्यूशन, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा सो एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी, लेकिन इंडिकेट SO2 नहीं, इसका मतलब ये नहीं। ये सर्शन रीजन में ऐसा था दैट लाइकेंस शो एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी, इसका रीजन था SO2 पोल्यूशन, बिकॉज दे इंडिकेट SO2 पोल्यूशन। नो, इसका बी ऑप्शन होना चाहिए था। Assertion and reason are both correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. ऐसे होता है, क्यों? क्योंकि भैया समझ में आ रहा है भैया, तो एसोसिएशन ठीक ऐसा ही है, लैकिस दिखाते हैं एल्गे और फंगी की एसोसिएशन, साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, लेकिन ऐसा ये रीजन नहीं है कि वो SO2 को पोल्यूशन के लिए दिखाते हैं। नहीं, वो अपने अपने बेनिफिट्स के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं, SO2 की पोल्यूशन के लिए इंडिकेट करने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। ये है लास्ट बोनस क्वेश्चन। Causative agent of mad cow disease is a causative agent, ठीक है। क्या ऐसा कोई है ना चीज जो मैड काउ डिजीज को लेकर आती है? क्या ये बैक्टीरिया है, क्या ये पायरॉन है, क्या ये वायरस है, या कोई वॉर्म है? देखते हैं इस आंसर क्या है। That is पायरॉन, यस, पायरॉन। बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता, मैड काउ डिजीज में बैक्टीरिया बिल्कुल काम नहीं करता। वायरस तो कंटेजियस होते हैं, वो नहीं करते। पायरॉन है एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। मैड काउ डिजीज या क्रोसफेल्ड जैकब का एनालोगस डिजीज, वो पायरॉन ही लगा आता है, नया है, आया है, नया तो नहीं आया वो, लेकिन हाँ ऐसे नया। ओके, thank you so much for seeing this video. Please like, share and comment on the video and tell me how it is, and please subscribe to my channel. Yeah, please. And please press the bell icon to never miss any update when I upload any new video. और प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख लेना। तब तक मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगा आपके पास, एक न्यू चैप्टर को लेके, एक न्यू MCQs को लेके, जिससे आप मेरे साथ ही बैठ के नीट की प्रिपरेशंस और भी अच्छी तरह से करें। नीट 2022 अब 17 इयर्स के बच्चों के लिए भी है, जो 12th में है, अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी है। तो आप प्लीज मेरे साथ नीट दें। थैंक यू, बिकॉज आपके कंट्रीब्यूशन भी मेरे साथ है।